अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम नेशनल एमडी कैट की तमाम 2008 से 2020 तक जितनी एमसीक्यूज पूछी गई हैं एमडी कैट में प्रीवियस, उनकी प्रैक्टिस करने वाले टॉपिक वाइज। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस साल पीएमसी ने नेशनल एमडी कैट के अकॉर्डिंग सिर्फ 13 टॉपिक है जो एमडी कैट में रखे हैं। तो उनमें अगर मैं बात करूं, जैसे देखें आपके ऊपर स्क्रीन में नजर आ रहा है, इसमें देखें पहला टॉपिक हमारे पास है फोर्स एंड मोशन, दूसरा टॉपिक है वर्क एंड एनर्जी, तीसरा टॉपिक है हमारे पास रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन, और चौथा टॉपिक है वेव्स, नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स। ये 5 टॉपिक ऐसे हैं जो कि फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में से हैं। बाकी जो नीचे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक से न्यूक्लियर फिजिक्स तक पोर्शन नजर आ रहे हैं, ये मौजूद है सेकेंड ईयर की फिजिक्स से। तो उसके बाद सबसे अहम पॉइंट कि इस दफा पेपर में टोटल एमडी कैट में 210 एमसीक्यूज होंगी, जिसमें से तकरीबन 56 एमसीक्यूज होंगी जो कि फिजिक्स के पोर्शन में इन्वॉल्व होंगी। तो अगर मैं इसके एनालिसिस की बात करूं तो ये चीज मेंशन की हुई है कि 56 एमसीक्यूज में से 20% एमसीक्यूज ऐसी होंगी जो कि इजी लेवल की होंगी, और उसके बाद 60% एमसीक्यू होंगी जो मॉडरेट लेवल की होंगी। साथ ही साथ जो सबसे अहम पॉइंट है जिसकी तरफ ज्यादा स्टूडेंट्स भाग रहे होते हैं, वो ये है कि वो मुश्किल लेवल एमसीक्यूज को ज्यादा कैप्चर कर रहे हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ 20% है। यानी 56 एमसीक्यूज का सिर्फ 20% पोर्शन मुश्किल लेवल एमसीक्यूज है, डिफिकल्ट लेवल, जबकि 80% एमसीक्यूज किस लेवल पे है, मीडियम और आसान लेवल की तरफ। और सबसे अहम पॉइंट इस दफा देखें, यहाँ आपको स्क्रीन पे ये मैं शो करवा रहा हूँ, इसमें पीएमसी ने ये डिसाइड कर दिया है, ये बता दिया है कि इस दफा 70% जो क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यूज के अंदर, चाहे वो फिजिक्स है, बायो है, चाहे केमिस्ट्री है, 70% क्वेश्चंस रिकॉर्ड होंगे, जबकि 30% एमसीक्यू एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। यानी 30% एमसीक्यूज में से पोर्शन मैक्सिमम डिफिकल्ट लेवल का, और उसके बाद दूसरा हमारे पास लेवल आएगा एप्लीकेशन लेवल का, जिसमें एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया जाएगा। अच्छा, एमडी कैट 2020 में 6 एमसीक्यूज पूछी गई, और उनमें पहली एमसीक्यू हमारे पास है कि अंडर व्हाट कंडीशन एन ऑब्जेक्ट विल हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट बट नॉन जीरो डिस्टेंस। इसमें 4 ऑप्शन है हमारे पास, लीनियर मोशन, बीटा ऑप्शन है सर्कुलर मोशन, चार्ली ऑप्शन है रैंडम मोशन, एंड डेल्टा ऑप्शन है ऑसिलेशन। बीटा और चार्ली दोनों ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। किस तरह से, अगर मैं यहाँ पहले सर्कल की बात करूं तो अगर देखें सर्कल को, तो सर्कल के अंदर मैं सपोज एक सर्कल बना रहा हूं, इस सर्कल में सपोज एक पॉइंट है जहां से कोई भी आदमी मूव करना शुरू करता है और कंप्लीट सर्कल के अक्रॉस वो चलते हुए इस पॉइंट तक आ जाते हैं। इसने क्या कवर कर लिया, डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस किसके बराबर होगा, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल व्हिच इज 2 पाई आर। सिमिलरली अगर यहां से हम यूं मूव करेंगे, डायरेक्ट यहां तक जाएं, एक फिर वहां से वापस आ जाए, तो ये हमारे पास होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एंड दिस वुड बी कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट, और जबकि ये 0 होगा। तो पता लग गया कि सर्कुलर मोशन में जिस वक्त डिस्प्लेसमेंट 0 है उसी वक्त डिस्टेंस 0 नहीं है। क्या ऑसिलेटरी मोशन में या ऑसिलेशन में भी ऐसा है या नहीं है? तो अगर हम बात करें, एक सपोज पेंडुलम की बात ले लें, और इसमें ये हमारे पास ये स्ट्रिंग और उसके साथ हमने एक बॉब लटका दिए, तो जब ये पूरी अपनी एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम ऑब्जर्व ये करेंगे कि इसकी कंप्लीट ऑसिलेशन में इसका डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये 4 एम्पलीट्यूड एज अ डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, तो डी की वैल्यू 4 एम्पलीट्यूड के बराबर होगी, यानी ये 0 नहीं है जबकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो बोथ बीटा एंड चार्ली, बोथ ऑप्शंस, बीटा एंड डेल्टा, बोथ ऑप्शन विल करेक्ट। अच्छा, उसके बाद सेकंड एमसीक्यू है कि द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल ऑलवेज बी। इनमें अल्फा ऑप्शन है हमारे पास नेगेटिव, बीटा ऑप्शन है पॉजिटिव, चार्ली ऑप्शन है 0 और डेल्टा ऑप्शन है मैक्सिमम। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप कैसी होगी? अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करूं, एमसीक्यू नंबर 2, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस तरह होता है? ये है हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इधर इस साइड पर टाइम और इस साइड पर हमारे पास डिस्टेंस आ गया। स्लोप लें, स्लोप इज इक्वल टू रेशियो ऑफ y एक्सिस टू x एक्सिस। y एक्सिस पर डिस्टेंस है हमारे पास और x एक्सिस पर टाइम है, जबकि हमें पता है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है।
अगर डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव है तो अंडरस्टूड बात है इस हासिल होने वाला स्लोप भी हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो इसमें जो बीटा ऑप्शन होगा पॉजिटिव वो करेक्ट होगा। एट व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल रेंज बिकम हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। वो कह रहे हैं कि कौन सा एंगल है जब एक रेंज अपने मैक्सिमम वैल्यू का आधा हो जाती है। पहला एंगल है अल्फा ऑप्शन 15 डिग्री, बीटा ऑप्शन 20 डिग्री, चार्ली ऑप्शन 30 डिग्री एंड डेल्टा ऑप्शन होगा हमारे पास 40 डिग्री। तो अगर हम रेंज का फार्मूला नोट करें, एमसीक्यू नंबर 3, रेंज का फार्मूला होता है r इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय g साइन 2 थीटा। अब अगर इसमें ये रेंज का फार्मूला आ गया, इसके बाद अगर मैं मैक्सिमम रेंज की बात करूं तो मैक्सिमम रेंज का फार्मूला होता है आर मैक्सिमम इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। मैक्सिमम रेंज या मैक्सिमम हाइट या मैक्सिमम टाइम तब होती है जब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 के इक्वल आ जाए। तो यहाँ मैक्सिमम रेंज का फार्मूला ये हमारे पास ये मिल गया। अब हम इन दोनों का रिलेशन बना रहे हैं, चूंकि ये जो वी आई स्क्वायर ओवर जी है ये बराबर है आर मैक्सिमम के, तो मैं इस जगह पर आर मैक्सिमम ले सकता हूं। तो ये इक्वेशन मेरे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी, आर इज इक्वल टू आर मैक्सिमम साइन 2 थीटा। अब हमने ये देखना है कि कितने एंगल पुट करें कि नीचे 2 आ जाए। अब आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अकॉर्डिंग साइन हाफ किस एंगल पर होता है, 30 डिग्री पर। तो अब नोट करें यहाँ साइन 30 डिग्री कब बनेगा, जब मैं इस थीटा की जगह 15 डिग्री पुट कर दूंगा तो 15 मल्टीप्लाई टू 30 हो जाएगा, साइन 30 पर 1/2 मिल जाएगा। तो आर मैक्सिमम रेंज मैक्सिमम इज इक्वल टू साइन, अब 15 पुट करूंगा 15 मल्टीप्लाई टू 30 डिग्री हो जाएगा, और ये मिल जाएगा हमारे पास आर मैक्सिमम इंटू 1/2। तो पता लग गया कि 15 डिग्री एंगल ऐसा है जिस पर रेंज मैक्सिमम रेंज का आधा होती है। तो इसका अल्फा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। क्लियर होगी बात ये। तो उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ एमसीक्यू है, इफ वी ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट इट्स वेलोसिटी इज 0। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से गिराएं तो उसकी वेलोसिटी 0 है। तो हाउ फार विल इट फॉल इन टाइम t, ये कितने टाइम में उस टाइम t के अंदर कितना दूर तक जाएगा। इन अदर वर्ड वो हमसे हाइट की बात पूछ रहे हैं कि जब हम एक बाल को ऊपर से फेंकते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट को तो वो कितना हाइट कवर करेगा वहां से वहां तक आने में, जब टाइम t गुजर जाए। यानी शुरू में जब यहाँ से ऑब्जेक्ट को किसी भी बॉल को हमने फेंका है तो उस वक्त फेंकते हुए उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 होगी। तो हम हाइट मालूम करना चाह रहे हैं। तो अब ये हमारे पास पहले मैं ऑप्शन बता देता हूँ। अल्फा ऑप्शन है हमारे पास 9.8 टी स्क्वायर, बीटा ऑप्शन है हमारे पास 4.9 टी स्क्वायर, चार्ली ऑप्शन है 0.49 टी स्क्वायर एंड डेल्टा ऑप्शन है 98 टी स्क्वायर। आपको पता है कि जब भी हमने वर्टिकल हाइट मालूम करनी होती है तो हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ती है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्वल टू h इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर। अब हमें पता है कि शुरू में यहाँ पर इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0, तो वैल्यू पुट करें h इज इक्वल टू VI की जगह 0, t प्लस 1/2, g की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9.8 वी नो डेट, और यहाँ जाएगा हमारे पास t स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू 0 प्लस, अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट ये 4.9 टी स्क्वायर मिल जाएगा। तो हाइट की वैल्यू मिल गई 4.9 टी स्क्वायर। तो ये हमें आंसर मिल गया, बीटा ऑप्शन विल करेक्ट 4.9 टी स्क्वायर। क्लियर हो गई बात ये। उसके बाद अब हम चल रहे हैं पांचवा एमसीक्यू जो कि एमडी कैट 2020 में पूछा गया था। पांचवा एमसीक्यू है कि द न्यूटन सेकंड इज अ यूनिट ऑफ, न्यूटन सेकंड किसका यूनिट होता है। अल्फा ऑप्शन है हमारे पास वर्क, बीटा ऑप्शन है पावर, चार्ली ऑप्शन है इंपल्स और डेल्टा ऑप्शन है हमारे पास मोमेंटम। रिमेंबर अगर मैं बात करूं पांचवें एमसीक्यू की तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है वर्क। तो वर्क का यूनिट क्या होता है जी, जॉल होता है। अगर मैं जॉल की बात करूं तो जॉल बराबर होता है न्यूटन मीटर के, क्योंकि वर्क हमारे पास FT के बराबर है तो न्यूटन मीटर हो गया। जबकि उसने कहा है कि न्यूटन सेकंड किसके बराबर, इसका मतलब वर्क नहीं हो सकता। उसके बाद है जी पावर, और अगर मैं पावर की बात करूं तो पावर का फार्मूला होता है वर्क पर यूनिट टाइम। वर्क हमारे पास है न्यूटन मीटर, टाइम का सेकंड, तो ये मिल जाएगा न्यूटन मीटर पर सेकंड। या इसका मतलब है ये भी नहीं हो सकता।
चार्ली ऑप्शन देख रहा हूँ, चार्ली ऑप्शन है जी इम्पल्स, इम्पल्स की बात कर रहा हूँ जी। तो इम्पल्स में फार्मूला देखा इज इक्वल टू एफ क्रॉस टी होता है, एफ फोर्स न्यूटन टाइम के यूनिट सेकंड, इसका मतलब इम्पल्स वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं चारों ऑप्शन देखूंगा क्या चौथा ऑप्शन भी ठीक है या नहीं है। तो अगर मैं मोमेंटम की बात करूं तो मोमेंटम का फार्मूला है मोमेंटम इज इक्वल टू पी विच इज इक्वल टू एम वी। मोमेंटम की बात करें तो उसका फार्मूला है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, अगर इसका अदर यूनिट निकालें तो वो न्यूटन सेकंड है। इसका मतलब क्या ये भी ठीक होगा? लग ऐसे रहा है कि दोनों न्यूटन सेकंड मिल रहे हैं तो दोनों ठीक होंगे। नो, याद रखें न्यूटन सेकंड मोमेंटम का अदर यूनिट है, एसआई यूनिट उसका किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। तो अब यहाँ इसमें ये पूछ रहा है कि बताएं इसके अंदर न्यूटन सेकंड इज द यूनिट ऑफ। अब इन दोनों में से हमें जो बेहतर ऑप्शन सूटेबल ऑप्शन मिल रहा है वो इम्पल्स है, क्योंकि इसका एसआई यूनिट न्यूटन सेकंड है। तो हम बजाय इसको या इसको टिक करने के प्रायोरिटी में इसको टिक करेंगे, क्योंकि इसका एसआई यूनिट न्यूटन सेकंड है, इसका एसआई यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। तो हमें एसआई यूनिट जिसका न्यूटन सेकंड है उसको प्रायोरिटी पर रखना है। इट्स मीन प्रायोरिटी में हमने इम्पल्स को रखा, तो चार्ली ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी इम्पल्स का यूनिट न्यूटन सेकंड है। वैसे मोमेंटम के भी न्यूटन सेकंड है, लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में इम्पल्स को हम ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6। 1 किलोवाट आवर इज कॉमनली टर्म्ड एज 1 कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज इक्वल टू, वो कह रहा है 1 किलोग्राम जो है वो कमर्शियल यूनिट है एनर्जी का, तो वो किसके बराबर होता है? हमें पता है कि 6 एमसीक्यू नंबर 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल होता है जी। क्लियर बात। अब इसको यूं भी लिख सकते हैं 3.6 मल्टीप्लाई 10 पावर मेगा बराबर होते हैं 6 के, ये जूल आ गया। तो अब इसमें अगर ऑप्शंस की बात करें तो अल्फा ऑप्शन है हमारे पास 3.6 मल्टीप्लाई 10 पावर 5 जूल, 3.6 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 जूल, बीटा ऑप्शन यही करेक्ट होगा। चार्ली ऑप्शन है 3.6 मल्टीप्लाई 10 पावर 4 जूल, ये करेक्ट नहीं होगा। उसके बाद डेल्टा ऑप्शन है 3.6 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 जूल, ये भी करेक्ट नहीं होगा। तो ये हो गए हमारे पास 6 एमसीक्यू जो एमडी-कैट 2020 के अंदर पूछे गए हैं। अब हम देख रहे हैं कि एमडी-कैट 2019 में जो एमसीक्यूज पूछी गई हैं वो कौन सी हैं। तो 2019 में एक एमसीक्यू पूछी गई कि फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन the absence of air in the absence of air resistance। सिंपल सी एमसीक्यू है, वो कह रहा है कि अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें, हमें पता है प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2 डायमेंशनल मोशन होती है, जैसे कि रॉकेट को लॉन्च कर देना, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब उसका सवाल यह है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हवा अगर नहीं है तो उसके अल्टरनेट में कौन कौन से पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हम बुक में पढ़ चुके हैं कि जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी तो उस वक्त क्या होगा, इसके जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होंगे वो कांस्टेंट रहेंगे, यानी कि उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। सबसे पहले तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि हमें किस तरह के ऑप्शंस को टिक करना होगा। तो अल्फा ऑप्शन है हमारे पास, इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इज 0, अल्फा ऑप्शन तो ये हो गया। बीटा ऑप्शन है हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्स इज कांस्टेंट। चार्ली ऑप्शन है वर्टिकल एक्सेलरेशन इज 0 और डेल्टा ऑप्शन है वर्टिकल स्पीड इज कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास एयर फ्रिक्शन है, एयर का ताल्लुक याद रखिएगा हमेशा इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से है, कभी भी वर्टिकल कंपोनेंट से नहीं है। याद रखें ग्रेविटी का ताल्लुक वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी से होता है और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन से होता है, जबकि एक्सेलरेशन एयर का ताल्लुक हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन से होता है। इसका मतलब यहाँ से बात क्लियर हो गई कि चार्ली और डेल्टा ऑप्शन तो यहाँ हो गए नहीं, क्योंकि यहाँ बात वर्टिकल की हो रही है। अब हम देखते हैं कि अल्फा और बीटा ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। अल्फा और बीटा ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो ये देख लें कि वेलोसिटी जो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो कांस्टेंट है। इसका मतलब अब मैं एक्सेलरेशन यहां से निकाल के देखता हूं। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी यानी vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t। क्योंकि टोटली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट होते हैं, तो अगर मैं v माइनस v पुट करूं डिवाइडेड बाय t तो 0 बाय t आंसर विल बी 0। तो क्या मतलब वो यहाँ से कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन हमेशा क्या रहते हैं, 0 रहते हैं। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद है? यस, अल्फा ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज 0। तो अल्फा ऑप्शन इसका
करेक्ट होगा। उसके बाद चल रहे हैं जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, और जरा स्टेटमेंट बड़ी लेंथी सी है, लेकिन टेक्निकल सी बात है जो कि हम रेंज वाले फार्मूले से निकालेंगे। रेंज से मुतालिक एमसीक्यू है कि द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, यस क्लियर होगी, एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सच दैट 45 डिग्री। अगर मैं रेंज का फार्मूला लिखूं, वो खुद बता रहा है कि जो रेंज है ये डिपेंड करती है इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। पहले तो हम रेंज का फार्मूला लिख लेते हैं, वी स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा, रेंज का फार्मूला हो गया। तो वो कहना चाह रहे हैं कि रेंज इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है, यस कर रही है। उसके बाद वो एंगल पे डिपेंड कर रही है, यस वो एंगल पर भी डिपेंड कर रही है। बाकी सारे फैक्टर जी और ये बाकी सारे फैक्टर क्या होंगे, इसमें कांस्टेंट होंगे। अब उसमें ऑप्शन नेक्स्ट क्या बता रहे हैं, सच दैट 45 डिग्री फॉर अ फिक्स्ड वेलोसिटी। वो कह रहे हैं अगर वेलोसिटी को फिक्स कर दें तो व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज लार्जर देन 45 डिग्री, अगर इस एंगल को 45 डिग्री से बड़ा कर दें, फिर क्या पूछ रहे हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अगर एंगल, क्या उसकी स्टेटमेंट है कि इफ एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री देन व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये इसका जी सवाल है। तो अब इसमें सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कि द हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल विल बी लेस बट रेंज इज मोर। क्या हाइट कम हो जाएगी और रेंज बढ़ जाएगी। इसी तरह बेटा ऑप्शन है हमारे पास, द हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल विल बी मोर बट द रेंज इज लेस। चार्ली ऑप्शन है बोथ हाइट एंड रेंज अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल विल बी मोर। और डेल्टा ऑप्शन है बोथ द हाइट एंड रेंज अटेन्ड by the projectile will be less। इस तरह की उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमारे माइंड में क्या होना चाहिए, हमारे माइंड में सबसे पहले रेंज और हाइट का फार्मूला होना चाहिए। अगर मैं यहाँ से बात करूँ इसकी रेंज की, तो रेंज का मैंने फार्मूला लिख लिया। इसी तरह अगर मैं इसमें हाइट का फार्मूला लिखूं, तो हाइट का फार्मूला है हमारे पास h इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ये आपको पता है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब यहां समझने वाली बात क्या है कि सबसे पहले हम यहां तीन पॉसिबिलिटीज देखेंगे। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि एट जब एंगल होगा 45 डिग्री, तो 45 डिग्री पे क्या होगा। फिर हम देखेंगे जब एंगल थीटा 45 डिग्री से लेस होगा। फिर हम ये देखेंगे जब एंगल थीटा 45 डिग्री से ग्रेटर होगा। इन तीनों पर पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, याद रखिएगा इन्हीं फार्मूला को सामने रखते हुए। पहले नंबर पर मैं थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर लेता हूं, तो थीटा 45 डिग्री में इस फार्मूले पुट कर रहा हूं। 45 मल्टीप्लाई बाय 2 साइन 90 बनेगा, और साइन 90 पे आंसर 1 होता है। इसका मतलब इसके ऊपर जो रेंज की वैल्यू है वो वी आई स्क्वायर ओवर जी आएगी। दूसरे लफ्जों में कह सकता हूं कि रेंज की वैल्यू बढ़ गई, या दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं मैक्सिमम हो गई है इस कंडीशन। जबकि इसी एंगल पर हाइट की अगर वैल्यू निकालो तो साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री पे 1/2 अंडर रूट आएगा। 1/2 अंडर रूट का जब स्क्वायर लेंगे तो 2 और अंडर रूट वो कैंसिल हो जाएंगे, हाफ बन जाएगा। मतलब कि इस केस में 45 डिग्री पर हाइट आधी हो जानी है। दूसरे लफ्जों में मैं यूं कह सकते हैं कि हाइट विल बी लेस। तो 45 डिग्री पे रेंज बढ़ जाती है और हाइट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब मैं चेक कर रहा हूं कि अगर मैं एंगल बढ़ा दूं, यानी थीटा 45 डिग्री से बड़ा कर दूं, या मैं एंगल छोटा कर दूं 45 डिग्री से, फिर क्या होने लग जाएगा। सिंपल सी लॉजिक है। अब अगेन उसी तरह रेंज का वैल्यू पुट करें, 45 डिग्री से छोटा एंगल पुट करें तो रेंज की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और अगर उस पर छोटा करें तो रेंज की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब अगर बात करें 45 डिग्री से कम एंगल पर, तो 45 डिग्री से कम एंगल पर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। 45 से कम 43 कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई 2 89 बन जाएगा। रेंज क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। हाइट की बात करूं 45 डिग्री से छोटा एंगल पुट करूं 43 42, तब भी हाइट क्या होने लग जाएगी, कम। तो पता लगा कि रेंज और हाइट दोनों 45 डिग्री पे कम होना शुरू हो जाती है। बात क्लियर हो गई। उसके बाद अब अगर मैं बात करूं इसकी 45 डिग्री एंगल से बड़े एंगल पर, तब मुझे पता लगेगा कि इस जगह पर रेंज की वैल्यू पुट करके देख लें। इसमें 46 मल्टीप्लाई 2 90 प्लस बन जाएगा। तो अब रेंज का मैं आंसर जब देखूंगा वो अब भी कम निकलेगा, बट
इस जगह पर 45 डिग्री से जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ाता जाऊंगा मुझे यहाँ साइन का जवाब उतना ज़्यादा मिलता जाएगा। इसका मतलब है हाइट उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो अब इसमें पता लगा कि एंगल जब 45 डिग्री से बड़ा होगा तो रेंज कम होती जाएगी और हाइट बढ़ती चली जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें ये चीज़ गिवन होगी कि एंगल बड़ा करने पर रेंज कम होती है और हाइट बढ़ती चली जाती है। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा? ये बीटा ऑप्शन करेक्ट है। हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल विल बी मोर बट रेंज विल बी लेस। क्लियर हो गई बात ये? तो इस तरह की ये एमसीक्यू बड़ी टेक्निकल थी। इसमें हमने करना क्या है, इन्हीं दो फार्मूला को यूज करके एंगल पुट करते चले जाने हैं। माइंड में ये बात माइंड में रखनी है और उसी के अकॉर्डिंग हम एमसीक्यू हल कर सकते हैं। या यूं भी एमसीक्यू दे सकते हैं कि 45 डिग्री से छोटा एंगल हो तब हाइट और रेंज क्या होगी, बड़ा एंगल हो तो तब क्या होगी। यहां से हमें एक बात समझ आ रही है। क्या बात ये समझ आई कि अगर एंगल 45 डिग्री से छोटा करें या 45 डिग्री से बड़ा करें तो उस वक्त रेंज दोनों सूरतों में कम होती है। लेकिन अगर एंगल 45 डिग्री से छोटा करेंगे तो रेंज कम होगी और अगर एंगल 45 डिग्री से बड़ा करेंगे तो या अगर एंगल 45 डिग्री से छोटा करेंगे तो हाइट कम होगी और एंगल 45 डिग्री से बड़ा करेंगे तो हाइट बढ़ती चली जाएगी। ये हमें 3-4 किस्म की यहाँ से एमसीक्यूज पूछी जा सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देख रहे हैं, नेक्स्ट हमारे पास है जी कि इफ, बड़ा इंटरेस्टिंग सी एमसीक्यूज है। एमसीक्यू नंबर 9 और ये भी 2019 की एमडी कैट की एमसीक्यू है। इसमें if two objects of equal masses m are moving toward each other with the same speed v, then what will be the total final momentum after elastic head-on collision? वो कह रहे हैं कि दो हमारे पास मैसेज हैं, एक ही उसके हैं। सपोज ये दो हमारे पास मैसेज हैं, m1 जिसका मैस m है जो कि सेम मैसेज के हैं और m2 भी m के बराबर है और दोनों एक दूसरे की तरफ एक ही वेलोसिटी से जा रहे हैं। सपोज v1 भी v के बराबर है और ये भी इसकी तरफ आ रहा है, इसको मैं v2 का नाम दे दूं, ये भी v के बराबर है। बट रिमेंबर न्यूटन थर्ड लॉ में ये कहता है कि चूंकि ये इसके अपोजिट जा रहा है तो v1 अगर पॉजिटिव लूंगा तो v1 नेगेटिव लेना पड़ेगा। बात क्लियर होगी? अब सवाल क्या करता है, सवाल ये करता है कि व्हाट वुड बी द टोटल फाइनल मोमेंटम। टोटल फाइनल मोमेंटम निकाल रहे हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम ये कहता है कि सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू सम ऑफ फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम का फार्मूला होता है m1 v1 प्लस m2 v2 उसके बाद विच इज इक्वल टू समेशन पी ऑफ एफ। हमने ये चीज मालूम करनी है तो इसको मैं एज इट इज रहने दूंगा, बाकी पैरामीटर मेरे पास ही आ गए। अब चूंकि दोनों मैसेज सेम है, यहां भी m लगा दो और इस जगह भी m लगा दो। उसके बाद v1 की जगह क्या आ जाएगा, प्लस v, और v2 की जगह क्या आ जाएगा, माइनस v आ जाएगा जी। तो समेशन पी एफ। अब ये प्लस क्या है, ये माइनस क्या है, प्लस और माइनस से मिलकर क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। आंसर विल बी 0। तो किलोग्राम इसमें आ जाएगा मोमेंटम का फार्मूला 0 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये टोटल फाइनल मोमेंटम हो गया। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है? अल्फा ऑप्शन है हमारे पास mv किलोग्राम मीटर पर सेकंड, चार्ली ऑप्शन है 2 mv किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और उसके बाद बीटा ऑप्शन है -mv किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और डेल्टा ऑप्शन है हमारे पास 0 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो जो 0 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम मोशन एंड फोर्स वाले टॉपिक में से 2018 में पूछी गई एमडी कैट की एमसीक्यूज कर रहे हैं। 4 एमसीक्यूज पूछी गई हैं। तो इसमें एमसीक्यू नंबर 10 है हमारे पास, फोर्स इज अ ड्राइव क्वांटिटी, इट्स ड्राइव यूनिट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस यूनिट। वो कहना चाह रहा है कि फोर्स हमारे पास एक ड्राइव क्वांटिटी है और फोर्स का बेस यूनिट क्या होगा। फोर्स का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू m में, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पता लगा कि इस फोर्स का बेस यूनिट है हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। क्लियर हो गई बात? ये उसने बेस यूनिट का पूछा था। तो इसमें हमारे पास अल्फा ऑप्शन करेक्ट है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है, अ साइक्लिस्ट ट्रैवलिंग at 15 meter per second, she applies brakes so that she does not collide with the wall in front of her at a distance of 18 meter. Calculate the magnitude of deceleration. अब सवाल ये कि वो कहते हैं एक साइक्लिस्ट है, नेक्स्ट एमसीक्यू बड़ा इंटरेस्टिंग सी एमसीक्यू है।
एक साइकिल सवार है जो कि 15 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मूव करती जा रही है। एक साइकिल रफ्तार, साइकिलिस्ट यानी कि जो साइकिल चलाती हुई जा रही है वो 15 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से शुरू में जा रही है। इट मीन आई कैन से दैट इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 15 मीटर पर सेकंड। वो कहता है कि ये ब्रेक लगाती है, ब्रेक लगाएगी, आगे एक दीवार पड़ी हुई है और इतना ब्रेक लगाए कि ये दीवार से जाकर ना टकरा सके, मतलब दीवार से टकराने से पहले उसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाए। इन अदर वर्ड इट्स फाइनल वेलोसिटी मस्ट बी जीरो बिफोर स्ट्राइकिंग द वॉल। और कहना ये चाह रहे हैं कि वो जो वॉल है वो उससे 18 मीटर के फासले पर पड़ी हुई है। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है एस, वो कितने है हमारे पास 18 मीटर। बात क्लियर। अब सवाल क्या करता है, सवाल ये करता है कि आप ये बताएं कि व्हाट वुड बी द मैग्नीट्यूड, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिसेलरेशन। बताएं वो कितने एक्सेलरेशन के साथ आगे जाएगा कि यहां जाके उसकी रफ्तार जीरो हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें इनिशियल वेलोसिटी मौजूद हो, फाइनल वेलोसिटी भी, एक्सेलरेशन भी, डिस्टेंस भी, तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? सिंपल सी बात है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास 2s इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब हमने यहां से मालूम क्या करना है, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a आ जाएगा, 2s आ जाएगा हमारे पास। अब वैल्यूज पुट करें, vf की वैल्यू कितनी, 0 हमने खुद कहा हो जाएगी, माइनस vi की वैल्यू 15 स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2s की वैल्यू है 18। तो वैल्यू पुट करें, माइनस 15 स्क्वायर 225 हो जाएगा और उसके बाद 18 मल्टीप्लाई टू 36 आ जाएगा। यहां से हमें आंसर क्या मिलेगा, पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारे पास अल्फा ऑप्शन 6.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चार्ली ऑप्शन है 13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और बीटा, उसके बाद बीटा ऑप्शन है हमारे पास 3.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डेल्टा ऑप्शन है हमारे पास 12.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कौन सा इसमें से करेक्ट होगा? अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ऑलमोस्ट 6 पॉइंट समथिंग आंसर हमें जाके मिलेगा 25 समथिंग के लगभग। अब गौर करें, यहां दो अलग अलग बातें हैं। अगर वो स्टेटमेंट में कहता कि व्हाट वुड बी इट्स एक्सेलरेशन, तो उसमें वो नेगेटिव का साइन देता। अभी उसने लफ्ज का इस्तेमाल किया है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिसेलरेशन। डिसेलरेशन का मतलब ही नेगेटिव एक्सेलरेशन है। इसका मतलब जिस वक्त हम लफ्ज यूज करेंगे डिसेलरेशन, तो डिसेलरेशन के लिए नेगेटिव वर्ड नहीं यूज करेंगे बल्कि पॉजिटिव ही यूज करेंगे। 6.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। क्लियर है बात ये। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, इफ स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज नॉट कांस्टेंट एट डिफरेंट पॉइंट देन बॉडी इज मूविंग विद। सिंपल सी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो कांस्टेंट नहीं है, यानी वो पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रहे हैं, तो दो पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास ग्राफ की। या तो हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो कि कांस्टेंट का नहीं है वो या यूं बन सकता है, या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो कांस्टेंट नहीं है वो हमारे पास यूं बन सकता है। अब इसके अंदर हमें क्या नजर आ रहा है, इसके अंदर हमें दो पॉसिबिलिटीज नजर आई कि कभी भी यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा, वह या वो इंक्रीज कर जाएगा या फिर डिक्रीज कर जाएगा। तो अल्फा ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन इनमें से सूटेबल नजर आ रहा है। पहला ऑप्शन है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो क्या इन दोनों सिचुएशन में कभी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी? नो, इधर वेलोसिटी वेरिएबली इंक्रीज कर सकती है और इधर वेलोसिटी वेरिएबली डिक्रीज कर सकती है, तो अल्फा ऑप्शन तो नहीं होगा। उसके बाद बीटा ऑप्शन है इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। यस, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगर डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन वाला हुआ तो वो भी करेक्ट होगा। तो उसके बाद है चार्ली ऑप्शन एवरेज एक्सेलरेशन, ये नहीं हो सकता। और डेल्टा ऑप्शन है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये भी नहीं हो सकता। अगर इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन वाला ऑप्शन आ जाए या डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, दोनों ही ठीक होंगे, बट हमारे इस केस के अंदर सिर्फ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, इसका मतलब है हम बीटा को ही करेक्ट कर देंगे। उसके बाद है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज, न्यूटन का जो पहला लॉ है उसको हम क्या कहते हैं? अल्फा ऑप्शन है लॉ ऑफ इनर्शिया, बीटा ऑप्शन लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नीट्यूड्स, चार्ली ऑप्शन है लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटी और डेल्टा ऑप्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सिंपल सी बात है, न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन होगी
होगी, अल्फा ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन also deals with the inertial properties of matter, इस वजह से इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। उसके बाद अब हम चल रहे हैं 2017 के एमसीक्यूज की तरफ। इसमें वो कहता है कि the ratio of displacement along with the diameter of circle and total distance along the circle is equal to, क्या उसने एमसीक्यू कहा कि आप रेशियो निकालें, किसकी रेशियो निकालनी है, एक सर्कल है और उस सर्कल के डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस की रेशियो निकाल के दें। मुझे बताएं कि एक सर्कल का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो 2r के बराबर है, यानी डायमीटर किसके बराबर है, d इज इक्वल टू r प्लस r विच इज इक्वल टू 2r। तो यहाँ मैंने 2r लगा दिया, जबकि एक सर्कल का जो डिस्टेंस है वो कंप्लीट सर्कमफेरेंस के बराबर है। इसका मतलब मैं यहाँ पर 2 पाई r लगा देता हूँ, r से कैंसिल, पाई से कैंसिल, आंसर विल बी 1/पाई। अगर इसकी रेशियो निकालें, d रेशियो डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस रेशियो इज इक्वल टू 1/पाई आएगा। तो यहाँ हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, अल्फा ऑप्शन करेक्ट होगा, 1/पाई वाला। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है, अरशद इज ड्राइविंग डाउन 7th स्ट्रीट। अरशद एक 7वीं गली में जा रहा है, ही ड्राइव 150 मीटर इन 18 सेकंड। वो 150 मीटर फासला कवर करता है किसमें, 18 सेकंड। अज्यूम he does not speed up or slow down. What is his speed? अल्फा ऑप्शन है 0.38 मीटर पर सेकंड, बीटा ऑप्शन 8.33 मीटर पर सेकंड, चार्ली ऑप्शन है 126 मीटर पर सेकंड एंड डेल्टा ऑप्शन इज दैट 58.33 मीटर पर सेकंड। सिंपल सी बात है, इसके अंदर उसने खुद हमें कंडीशन दे दी है 16 नंबर एमसीक्यू कि अरशद जो मूव करते जा रहा है उसकी रफ्तार ना बढ़ी है ना कम हुई है। इसका मतलब वो कांस्टेंट रफ्तार से गया, और कांस्टेंट रफ्तार से जब एक गाड़ी मूव करती है तो उस दौरान हमें उसकी स्पीड निकालने के लिए एवरेज स्पीड का फार्मूला निकालना पड़ता है, विच इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। ये टोटल टाइम हो गया। अब टोटल डिस्टेंस कितना स्पेंड हुआ, उसने कितना गुजारा, टोटल डिस्टेंस हमारे पास लगा जी 150 मीटर और उसमें टाइम लगा 18 सेकंड। तो मैं यहाँ पर 150 डिवाइडेड बाय 18 करूंगा, यहाँ से हमें आंसर ऑलमोस्ट मिल जाएगा 8.33 मीटर पर सेकंड। तो ये सिंपल सी एक एमसीक्यू थी जो कि हमें 2017 में पूछी गई थी। उसके बाद है जी एक और एमसीक्यू 2017 की लास्ट एमसीक्यू की तरफ मूव कर रहे हैं। उस एमसीक्यू में बताते हैं हमारे पास कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार विद वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड इन 2 सेकंड। अब वो कह रहा है कि एक कार है हमारे पास, लेट्स सपोज दिस इज द कार, सपोज दिस इज द कार, ये हमारे पास एक कार बन गई और वो कार में शुरू में कार जा रही है किस रफ्तार से, सपोज दिस इज इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। अब नेक्स्ट क्या कहता है वो, इन 2 सेकंड डिसेलरेट एट 2 मीटर पर सेकंड। टाइम लगते हैं जस्ट 2 सेकंड और 2 सेकंड के बाद इसकी रफ्तार में कमी आते आते कितनी रफ्तार हो जाती है, इसकी रफ्तार हो जाती है 2 मीटर पर सेकंड। डिसेलरेशन आ गया जी, इसमें फाइनल वेलोसिटी इसकी 2 मीटर पर सेकंड हो गया। पूछना क्या जा रहा है कि बताएं उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो सिंपल से डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, s इज इक्वल टू vt। बट अभी हमें ये नोट करना है कि वेलोसिटी की चेंज कितनी आई है वो फाइंड आउट करना है। तो अब हमें यहाँ पर v लेने के बजाय वेलोसिटी की चेंज फाइंड आउट करनी है, डेल्टा v। तो इस जगह पर जब मैं डेल्टा v लूंगा, डेल्टा v हमारे पास होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। याद रखिएगा किसी भी चीज की चेंज हमेशा फाइनल में से इनिशियल को माइनस करके निकाली जाती है। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इनटू t। तो ये हमें मिल गया s इज इक्वल टू vf की वैल्यू कितनी है 2 माइनस vi की वैल्यू 15 और टाइम मिल गया हमारे पास 2। तो आंसर विल बी -13 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर विल बी -26 मीटर। बट वी नो दैट डिस्टेंस नेवर नेगेटिव, कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके हैं। इसका मतलब इसमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिव 26 मीटर। तो पॉजिटिव 26 मीटर वाला जो ऑप्शन होगा वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास कि अब गौर करने वाली बात क्या है कि 2017 के बाद
बाकी इस चैप्टर में से कभी कोई एमसीक्यूज नहीं पूछे जाते रहे। और फिर उसके बाद 2010 में ये एमसीक्यूज पूछी गई। क्या पूछी गई 2010 में इस चैप्टर में से एमसीक्यू कि द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट अ सर्टेन प्लेस इज कंप्लीटली डिटरमाइंड बाय। एमसीक्यू नंबर नेक्स्ट हम ले रहे हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू वो कहता है कि हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है किसी खास फासले पर, वो किसी खास पोजीशन पर वो किस चीज से डिटरमाइन करते हैं। अब हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू VI स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर G। अब यहाँ सबसे अहम नोट करने वाली बात उसने लाइन में कहा है, उसने इस लाइन में कहा है स्टेटमेंट में एट अ सर्टेन प्लेस, किसी खास जगह पर रेंज को किस चीज से जाहिर कर सकते हैं। अब नोट करने वाली बात क्या है कि किसी खास जगह पर सर्टेन प्लेस पर G की वैल्यू भी कांस्टेंट हो सकती है, 9.8 होती है, 9.9 हो सकती है, एक खास जगह पे फिक्स होगी। उसके बाद ये G की वैल्यू तो कांस्टेंट हो गई। उसके बाद उसी खास मुकाम पे रुके हुए उसकी जो वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट हो सकती है। बल्कि किसी खास मुकाम की अगर बात करें तो उस खास मुकाम में से अब कंपैरिजन कर रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी और एंगल में से कौन सी चीज एक उस जगह पर कांस्टेंट हो सकती है। तो सिंपल सी बात है, वहां पर उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास कांस्टेंट रह सकती है। और उसी एक जगह पे मखसूस पोजीशन पे खड़े हुए हम उस ऑब्जेक्ट को डिफरेंट एंगल पर फेंक कर रेंज मालूम कर सकते हैं। यानी फर्ज करें ये एक खास स्पेसिफिक पोजीशन है अर्थ के ऊपर, हमने यहाँ ठहरे हुए हैं, तो इस स्पेसिफिक पोजीशन पे यहाँ इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी कांस्टेंट रह सकती है और G की वैल्यू भी कांस्टेंट रह सकती है। अलबत्ता हम इस बॉडी को कभी यूं फेंक दें, कभी यूं फेंक दें, कभी यूं फेंक दें, कभी इस तरह, यानी एंगल चेंज करने से रेंज में वेरिएशन आ सकती है। तो एट अ पर्टिकुलर place range only depend upon theta because other factor can be constant। इनिशियल वेलोसिटी और G कांस्टेंट हो सकते हैं। तो इसमें अल्फा ऑप्शन है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, बीटा ऑप्शन है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, चार्ली ऑप्शन है मास ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड डेल्टा ऑप्शन है ऑल ऑफ दी। तो अल्फा ऑप्शन करेक्ट होगा कि इनिशियल जो एंगल होगा इसमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन उस पर ये डिपेंड करेगी। उसके बाद अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्लाइट इज, तो इसमें अल्फा ऑप्शन है, ये तो सिंपल सा एक फार्मूला है। अल्फा ऑप्शन है जी VI स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर G, बीटा ऑप्शन है VI स्क्वायर साइन थीटा ओवर G, चार्ली ऑप्शन है 2VI साइन थीटा ओवर G, जबकि डेल्टा ऑप्शन है VI स्क्वायर ओवर G साइन 2 थीटा। सिंपल सी बात हमारे पास ये है कि इसके जो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला होगा वो 2VI साइन थीटा ओवर G होगा। लेकिन नोट करें ये टाइम है प्रोजेक्टाइल के ऊपर जाने का और वापस आने का। और अगर वो एमसीक्यू दे कि व्हाट वुड बी द टाइम पीरियड ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉर वन साइड, या ऊपर जाने का या सिर्फ नीचे आने का, तो फिर इसको 2 पर डिवाइड करके हम आंसर लेंगे 2VI साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2G, 2 से कैंसिल, तो आंसर मिलेगा VI साइन थीटा ओवर G। तो पता लगा कि टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल just moving to upward or moving downward will be half of that time which will be VI sin theta over G आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास कि if the velocity of a body changes by equal amount in equal interval of time the body is said to have, सिंपल सी डेफिनेशन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। अगर एक बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वली चेंज आए तो वो कौन क्या होगी, किस चीज की डेफिनेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की है। सिंपली अगर मैं ये 3 पॉइंट ले लूं, पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C, इनमें टाइम इंटरवल में इक्वल ले लूं, यहां पर मैं टाइम ले लूं 2 सेकंड, यहां पे टाइम ले लूं 2 सेकंड, और इनमें जो चेंज इन वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकंड, इसमें भी चेंज इन वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड। अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी आए तो हम कहेंगे इस बॉडी की का जो एक्सेलरेशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल द इक्वेशन ऑफ मोशन यूज्ड, तो आप देखें इनमें 4 ऑप्शंस में हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन दी गई हैं। तो इनमें से जो करेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कौन सी है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है 2AS = VF² - VI²। तो चार्ली ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है
2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। इसमें कोई खास कंसेप्ट नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू कि इफ अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन एक्ट ऑन अ कार एंड चेंजेस इट्स मोमेंटम फ्रॉम 36 किलोग्राम मीटर पर सेकंड टू 60 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, द टाइम ड्यूरिंग व्हिच दिस चेंज अकर विल बी। वो कह रहे हैं कि अगर एक फोर्स 12 न्यूटन की किसी कार पे लगे और उसके चेंज मोमेंटम कितना आ रहे हैं, चेंज मोमेंटम टाइम और फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स होता है। अगर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करूं तो ये PF माइनस PI डिवाइडेड बाय T लिख सकते हैं। अब कहता क्या है, वो इसमें कहता है कि फोर्स भी दे दिया और मोमेंटम भी बता दिया है। उसने कहा कि वो टाइम निकाल के दें जिस दौरान ये चेंज अक्कर आएगी। तो टाइम अगर हमने निकालना है तो इस T को उधर ले जाएं और F को इस साइड पर शिफ्ट कर दें। फार्मूला बन जाएगा T इज इक्वल टू PF मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय F मिल जाएगा। तो फाइनल मोमेंटम कितना दिया गया है, फाइनल मोमेंटम उसने कहा कि 60 किलोग्राम हो जाता है 36 से होकर, तो 60 माइनस 36 डिवाइडेड बाय फोर्स उसने कितना दिया है, फोर्स दिया जी 12। तो अब अगर मैं 60 माइनस 36 करूं तो 24 मिलेगा डिवाइडेड बाय 12, आंसर विल बी 2 सेकंड। तो 2 सेकंड हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि चार्ली ऑप्शन है 2 सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास कि अ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 किलोमीटर पर सेकंड आफ्टर अ टाइम ऑफ 50 सेकंड इट्स वेलोसिटी बिकम 1.5 किलोमीटर पर सेकंड, इट्स एक्सेलरेशन विल बी। सिंपल से एक्सेलरेशन वाला फार्मूला लगाएं। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, A इज इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइडेड बाय T। उसने कहा कि 50 सेकंड के बाद वेलोसिटी में चेंजिंग आ रही है, तो टाइम की जगह मैंने लगा दिया 50। वेलोसिटी पहले थी 2 किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें, किलो की जगह क्या आ जाएगा, वहां पर आ जाएगा कि 2000 मीटर पर सेकंड, जबकि 1.5 किलोमीटर पर सेकंड को अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करें तो वो कितना मिल जाएगा, 1500 मिल जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी 1500 माइनस यहाँ आ जाएगा जी 1000 मीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर क्या मिलेगा, 500 डिवाइडेड बाय 50, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर विल बी 10। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, डेल्टा ऑप्शन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये डेल्टा ऑप्शन 10 मीटर पर सेकंड करेक्ट होगा। ठीक है जी, बहुत सिंपल एमसीक्यू है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हम चल रहे थे, नेक्स्ट हमारे पास है when a car moves with a constant acceleration the velocity time graph is। सिंपल सी बात याद रखें, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास कि जब कार का जो एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट होगा, when a car move with constant acceleration, सिंपल सी बात याद रखें, उस वक्त वेलोसिटी में जो चेंज आएगी ना वो यूनिफॉर्म आएगी, यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगी। और जब भी आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ चुके हैं कि जब भी वेलोसिटी इसमें वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है इस तरह से। इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि इस ग्राफ का क्या मतलब है। इस ग्राफ का मतलब ये है कि इक्वल टाइम इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी इक्वली आ रही है, यानी वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रही है बट इक्वल टाइम में इक्वली इंक्रीज हो रही है। और जब मैं इसका पर सपोज फर्स्ट वेलोसिटी लूं या सेकंड वेलोसिटी लूं या थर्ड वेलोसिटी लूं, तो इक्वल टाइम इंटरवल में जब यूनिफॉर्मली वेलोसिटी में इंक्रीज आएगा तो उस दौरान हमें हर मर्तबा एक्सेलरेशन का जो जवाब है वो सेम मिलता है, ये आप उसमें पढ़ चुके हैं। तो उसका ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, तो ये अल्फा ऑप्शन जो है स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। उसके बाद अगर बीटा ऑप्शन देखूं, बीटा ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें वेलोसिटी इंक्रीजिंग हो रही है वेरिएबली और एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो रहा है। चार्ली ऑप्शन देखूं तो उसमें एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है और वेलोसिटी भी डिक्रीज हो रही है वेरिएबली। और डेल्टा ऑप्शन देखूं उसमें भी दोनों एक चीज वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है जबकि एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है। हमें वो केस लेना है जिसके अंदर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तो वो सिर्फ पहला ग्राफ ही है, तो अल्फा ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास कि इन इलास्टिक कोलिजन व्हेन अ मैसिव बॉडी कोलाइड विद अ लाइट बॉडी एट कंडीशन, वो कह रहे हैं कि हमारे पास इलास्टिक कोलिजन है जिसमें एक हैवी
हैवियर बॉडी है वो लाइट बॉडी से टकराती है, इतनी टकराती है कि जो m1 मैस है वो ग्रेटर होता है m2 से। आपको पता है कि m1 मैस अगर m2 से ग्रेटर हो तो हम m2 को इतना छोटा रखते हैं, इतना छोटा कि वो अप्रॉक्सीमेटली 0 के बराबर हो जाता है। अब आगे वो खुद कंडीशन बता रहे हैं कि इसकी रफ्तार v1 कुछ ना कुछ है, जबकि v2 जो है हमारे पास वो 0 है, यानी वो शुरू में ये छोटी बॉडी रेस्ट में खड़ी हुई है, जबकि जो v1 है वो v रफ्तार से मूव करती जा रही है, v वेलोसिटी से। देन चेंज इन वेलोसिटी विल बी, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी याद रखिएगा। इलास्टिक कुलियन के केस में चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए हम जो फार्मूला यूज करते हैं वो फार्मूले हमारे पास क्या है, आफ्टर कुलियन फर्स्ट वेलोसिटी का जो फर्स्ट बॉडी की जो वेलोसिटी होती है v1 प्राइम वो मालूम करते हैं m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इनटू v1 प्लस उसके बाद आएगा जी 2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू v2। उसने कहा कि v2 वैसे 0 है तो 0 इस सारे से मल्टीप्लाई होगा, आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये वाला सारा पोर्शन वैसे 0 हो जाना है, इसका तो कोई इशू नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो m1 की जगह पर मैं m1 एज इट इज लिख देता हूँ या सिंपली m भी लिख दूँ, माइनस m2 इतना छोटा है कि वो 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय m1 की जगह m1 माइनस ये प्लस m2 की जगह 0 आ जाएगा, v1 आ जाएगा। तो अब ये 0 वैसे खत्म हो गया, तो m1 डिवाइडेड बाय m1 मल्टीप्लाई बाय v1 ये कैंसल आउट हो गया, आंसर क्या मिला v1। तो v1 प्राइम इज इक्वल टू v1 मिलेगा। तो v1 प्राइम इज इक्वल टू v1 वाला कौन सा ऑप्शन है, बीटा और चार्ली ऑप्शन है। अब इसमें से बीटा और चार्ली में से सेकंड वाले ऑप्शन देख रहे हैं कि v2 प्राइम क्या मिलेगा। तो v2 प्राइम का फार्मूला लगा रहे हैं, v2 प्राइम का फार्मूला हमारे पास होता है कि 2m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा जी m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये फार्मूले आपको खुद याद करने पड़ेंगे। ये फैक्टर वैसे ही 0 हो गया क्योंकि उसने कहा कि निचली तौर पर बॉडी रेस्ट में पड़ी है, तो ये फैक्टर वैसे 0 हो गया। बाकी यहाँ वैल्यू पुट कर दें 2m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 की जगह क्या आ जाएगा 0 इंटू v1। तो अब ये m1 से कैंसिल, तो 2v1 बन गया, यानी कि जो सेकंड ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट में पड़ा हुआ था उसकी रफ्तार डबल हो जाएगी। तो कंक्लूजन ये निकला कि जब हैवियर बॉडी ऐसी लाइटर बॉडी से टकराएगी जो रेस्ट में पड़ी है तो इसकी रफ्तार जो है वो पहले वाली ही रहेगी, इसकी रफ्तार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लाइटर बॉडी है जो रेस्ट में पड़ी हुई थी वो इसकी रफ्तार के डबल हो जाएगी। इससे हमें ये कंक्लूजन मिला। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास कि द वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ अ बॉल थ्रोन अपवर्ड डैश विद टाइम। अगर हम किसी बॉडी को वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंकें तो उसकी रफ्तार में क्या आएगी, सिंपल सी बात है उसकी रफ्तार कम होना शुरू हो जाती है। और अगर एमसीक्यू यूं पूछे कि अगर एक बॉडी को वर्टिकली ऊपर से नीचे फेंकें तो उसकी रफ्तार बढ़ना शुरू हो जाती है, याद रखिएगा। क्लियर हो गई बात ही। उसके बाद नेक्स्ट है एन डैश मिसाइल इज कॉल्ड अ बैलिस्टिक मिसाइल। इनमें से कौन सा मिसाइल है जो बैलिस्टिक मिसाइल है? अल्फा ऑप्शन अनपावर्ड एंड गाइडेड, बीटा ऑप्शन है अनगाइडेड एंड पावर्ड, चार्ली ऑप्शन है पावर्ड एंड गाइडेड, डेल्टा ऑप्शन है अनपावर्ड एंड अनगाइडेड मिसाइल। रिमेंबर बुक में चैप्टर नंबर 3 में पेज नंबर 69 पर ये डेफिनेशन है। टॉपिक हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल, उसमें ये डेफिनेशन लिखी हुई है, तो इसमें डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होगा। लास्ट वन है फोर्स इन टर्म ऑफ बेस यूनिट इज एक्सप्रेस्ड। फोर्स को इन टर्म ऑफ बेस यूनिट एक्सप्रेस करना है। ये एमसीक्यू पहले भी आ चुकी है, अब ये दोबारा रिपीट हो रही है। पहले 2017 में आई थी और अब 2008 में आ रही है। वो कह रहा है कि फोर्स को इन टर्म ऑफ बेस यूनिट आप डिराइव करें। फोर्स हमारे पास होता है एमए, फोर्स का यूनिट एसआई यूनिट न्यूटन और बेस यूनिट मास का यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका जो बेस यूनिट होगा वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो अल्फा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्लियर हो गई बात? तो ये जी हमने कर लिए हैं 2020 से बैकवर्ड हम चले हैं 2008 तक। मोशन एंड फोर्स वाले टॉपिक में से जितनी एमसीक्यूज आई थी वो हमने क्लियर कर लिए। अब उसके बाद नेक्स्ट हम वीडियो के अंदर इस नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट टॉपिक एमडी कैट के टॉपिक की 2008 से 2020 तक की एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।